एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज़ अर्पिता और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का सीबीएसई 2015 में पूछा गया सेट 1 का साइंस का पेपर, जो कि इस साल आपके बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और क्योंकि अब सिर्फ 1 महीने ही बचे हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, तो आई होप आप लोग मेहनत कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे और जितने भी टॉपिक्स हैं उन्हें भी रिवाइज़ कर रहे होंगे। तो ठीक है, आज की वीडियो में बस यही है, हमारा टारगेट फिक्स हो गया है। हम सीबीएसई 2015 का पूरा पेपर डिस्कस करने वाले हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और जितने भी एमसीक्यूज आए थे इस साल और इस साल उन पेपर के आने के उन क्वेश्चंस के आने के कितने चांसेस हैं, हम वो भी डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये आपका इस तरीके से पेपर दिखने वाला है, सेट 1, जिसका कोड नंबर आपका ये है। नॉर्मल आपको इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं, आपको अपना रोल नंबर भरना होता है। इस 36 क्वेश्चन हैं, जिनमें से मैंने डिलीटेड क्वेश्चंस हटा दिए हैं। तो आपको अच्छे से 15 मिनट का टाइम मिलेगा, तो आपको पढ़ना है, क्वेश्चन पेपर को देखना है इस तरीके से। बाकी आपको मैं बताते चलूँगी। तो शुरू करते हैं हम अपने साइंस के पेपर से, ठीक है। ये सारे जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में आते हैं, तो आप पढ़ सकते हो अगर आपको ज़रूरत है तो ठीक है। विल स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन ए। फर्स्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, राइट द नेम एंड फार्मूला ऑफ द सेकेंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हैविंग जनरल फार्मूला CnH2n। अब ये देख के आपको पता चल गया होगा ये क्या है, एल्कीन है। एल्कीन का जब आप फॉर्मूला देखोगे तो आपको पता चल जाएगा ये एल्कीन है। और सेकेंड मेंबर पूछा गया, यानी कि फर्स्ट मेंबर हमें ड्रॉ करना होता है। डबल बॉन्ड देके इस तरीके से आप ड्रॉ करोगे तो ये बनता है C2H4, राइट। और दूसरा मेंबर ड्रॉ करोगे आप जिसमें 3 कार्बन एटम होंगे, इस तरीके से, तो ये बनेगा C3H1 2 3 4 5 6, ओके, C3H6, यानी कि क्या बन गया, ये प्रोपीन बन गया, ठीक है। आंसर चेक करते हैं, ये देखो प्रोपीन C3H6। अब यहाँ पे अगर आप प्रोपीन लिखोगे तो आपको सिर्फ हाफ मार्क्स अलॉटेड होंगे, और अगर आप पूरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ लिखोगे तब टोटल आपको 1 मार्क मिलेगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आपको अपना आंसर लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है, ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन डिलीटेड था। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ओजोन इन द अपर एटमॉस्फेयर। अब आपसे पूछा गया है ओजोन लेयर का क्या फंक्शन है हमारे अपर एटमॉस्फेयर में। तब आपको पता होना चाहिए कि ओजोन लेयर कहाँ पे होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, अपर लेयर में, ठीक है। उसका फंक्शन क्या होता है, वो हमें हार्मफुल यूवी रे से बचाती है, वो वही आपको लिखना है यहाँ पे। व्हाट इज़ द फंक्शन, सो इट प्रोटेक्ट्स अस, इट शील्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन, ठीक है। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, इसलिए हमने 1 लाइन में आंसर दे दिया। दूसरा क्वेश्चन जो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, वो 2 मार्क का क्वेश्चन है। लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर्स। अब आपसे पूछा गया है 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ प्लेन मिरर जो जैसा इमेज फॉर्म करती है उसके लिए। तो यहाँ पे आपको कोई लेंस नहीं दिया है, कोई नॉर्मल कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर नहीं दिया है, सिंपल दिया है क्या, प्लेन मिरर। तो आपको लिख देना है क्या बनता है, लैटरली इन्वर्टेड इमेज बनती है, वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है, सेम साइज बनती है और सेम डिस्टेंस पे रहती है किसके, ऑब्जेक्ट के। आंसर देखिए, वर्चुअल, इरेक्ट, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट एंड एज फार, यानी कि डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से सेम रहता है, और लेटरली इन्वर्टेड। अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप अपने मिरर में लेफ्ट हैंड उठाते हो तो आपको क्या दिखता है उठा हुआ, राइट हैंड दिखता है, ठीक है। समझ में आ रहा है, ओके, आगे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, वाई आर फॉरेस्ट कंसिडर्ड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ये वो हॉटस्पॉट नहीं है जिसके लिए आप अपने बहन भाइयों से झगड़ा करते हो कि मेरा इंटरनेट ख़त्म हो गया मुझे दे दो। नहीं, ये जगह का नाम है जहाँ पे हमारे एंडेमिक स्पीशीज़ रहते हैं, और आपको बताना है कैसे एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट कर सकता है इफ़ेक्टिवली टू द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो आंसर देखिए इसका, बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ लाइफ फॉर्म्स, एक रेंज होती है, किस टाइप के लाइफ फॉर्म्स, बैक्टीरिया जैसे, फंगाई, फर्न, इस तरीके से आपको बर्ड्स, रेप्टाइल्स जितने भी देख रहे हैं वो मिल सकते हैं आपको।
यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। अ रीजन विथ लार्ज बायोडाइवर्सिटी ऑफ endangered species, many of them being highly endemic, and such regions being subjected to large scale destruction are designated as hotspot by ecologists। ठीक है, ये क्या है, इन्होंने इकोलॉजिस्ट ने, इन लोगों ने बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ लाइफ फॉर्म्स को कलेक्ट किया जो कि अभी एक्सटेंट होने के कगार पे थे या फिर लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन से पास ओवर किए थे, तो उन्हें कलेक्ट करके एक जगह एक प्लेस पे डाला जिन्हें हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ठीक है। और दो किन वेज हैं जिनसे हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उनकी तरफ, तो नॉट अलाउइंग कटिंग ऑफ ट्रीज, यानी कि हमें डिफॉरेस्टेशन नहीं करना है। टू प्रमोट मेक पीपल अवेयर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए कि वाइल्ड लाइफ की चीज़ें मत यूज़ करो, क्या है इम्पोर्टेंस उनका, ठीक है। नॉट यूजिंग वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स फॉर कोट और एनी नेम प्रोडक्ट, इनमें से अगर आप 2 पॉइंट लिख दो तो आपके लिए टोटल वैलिड है, अच्छे से आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। 6th क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय सस्टेनेबल मैनेजमेंट, वाई इज रीयूज कंसिडर्ड बेटर देन रिसाइकलिंग। अब आपसे पूछा गया है कि सस्टेनेबल मैनेजमेंट क्या होता है और रीयूज क्यों अच्छा होता है रिसाइकल करने से। तो अब आपको बताना है, क्योंकि रिसाइकल करने में एनर्जी लगती है। देखो, अ टाइप ऑफ मैनेजमेंट विच इनकरेजेस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज दैट मीट करंट बेसिक ह्यूमन नीड्स while preserving the resources for the needs of future generation। अब आपने अगर सोशल भी पढ़ रखा होगा तो आपको रिलेटेड पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से एक मैनेजमेंट की टाइप होती है जो कि इनकरेज करती है क्या, यूटिलाइजेशन करने के रिसोर्स की, जो कि हमारे बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सके, ठीक है। और हमें साथ ही साथ प्रिजर्व भी करना है क्या, रिसोर्सेज, किन के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए, ठीक है। सो रीयूज इज़ बेटर एज इट डज नॉट कंज्यूम एनर्जी, ठीक है। अगर आप एक ही चीज़ को बार बार रीयूज़ करते हो तो उसमें एनर्जी नहीं लगती, पर जब आप रिसाइकल करते हो तो उसमें एनर्जी लॉस होती है, ठीक है। 7th question, with the help of an example explain the process of hydrogenation and mention the essential conditions for the reaction and state the change in physical property with the formation of the product। अब आपसे पूछा गया है कि एक एग्जाम्पल के साथ हमें एक्सप्लेन करो हाइड्रोजनेशन क्या होता है, हाइड्रोजनेशन की प्रोसेस क्या होती है और उसकी एसेंशियल कंडीशंस क्या होती है उस रिएक्शन को होने के लिए, और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में भी क्या चेंज आता है। तो एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछ के 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। आंसर देखो, इस तरीके से आप डायग्राम ड्रॉ करोगे। तो हाइड्रोजनेशन की प्रोसेस क्या होती है, converting of unsaturated compounds into saturated compounds by adding hydrogen in the presence of निकल और पैलेडियम एज कैटलिस्ट। तो यहाँ पे देखो निकल को दिया हुआ है कैटलिस्ट के तौर पे और हाइड्रोजन ऐड किया जा रहा है और हाइड्रोजनेशन की प्रोसेस हो रही है, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको लिखना है, उसके बाद हाइड्रोजनेशन की प्रोसेस के स्टेटमेंट लिखना है, उसके बाद आपको बताना है कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या चेंज आता है, ठीक है। वो क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बन जाता है, बस। 8th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। अब आपसे पूछा गया क्या डिफरेंस होता है एक सोप के मॉलिक्यूल का और एक डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल का, और उनका क्लेंजिंग एक्शन भी बताना है, बस इतना सिंपल क्वेश्चन। देखो 8th क्वेश्चन में क्या होता है, सोप्स क्या होते हैं, सोप होते हैं हमारे सोडियम या फिर पोटेशियम के लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप में आते हैं, ठीक है। सोडियम पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं। और डिटर्जेंट क्या होता है, अमोनियम सल्फोनेट सॉल्ट्स होते हैं, यहाँ पे देखो। और इनका क्लेंजिंग एक्शन अलग अलग होता है। सोप क्या होता है, सॉफ्ट वाटर में काम करता है, वेर एज डिटर्जेंट वर्क्स इन बोथ सॉफ्ट एज वेल एज हार्ड वाटर, ठीक है। तो जब क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप होता है तो एक मिसेल फॉर्म कर लेता है, क्या होता है, एक उनका हाइड्रोफिलिक एंड होता है और एक हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, जिसे हम बोलते हैं टोटल सोप का मॉलिक्यूल। अब ये क्या होता है, जो कि हमारा हाइड्रोफिलिक एंड होता है वो पानी में घुल जाता है, और जो दूसरा पार्ट होता है वो ऑयल के साथ रिएक्ट करके हमारे बॉडी को क्लेंस करता है, ठीक है। विच डिजॉल्व्स इन ऑयल एंड सोप मॉलिक्यूल अरेंजेस इटसेल्फ इनटू अ फॉर्म ऑफ मिसेल। मिसेल क्या होता है, अगर एक डर्ट होगा यहाँ पे डर्ट पार्टिकल, तो वो इस तरीके से उसको सराउंड कर लेंगे और एक चेन तरीके का वो होते ही है, तो वो उसे क्लेंस कर देता है, ठीक है। इस तरीके से आपको डायग्राम बना देना है जैसे मैंने बनाया।
इस तरीके से आप ड्रॉ कर दोगे ना तो आपको मिल जाएगा मार्क्स इस तरीके से. ओके, ऑन रिंसिंग विथ वाटर सोप इज वॉश्ड ऑफ लिफ्टिंग द ऑयल डर्टी पार्टिकल्स विथ इट. क्लियर. 11th क्वेश्चन, व्हाट इज डीएनए कॉपिंग, स्टेट इट्स इम्पॉर्टेंस. अब आपसे पूछा गया है डीएनए कॉपिंग क्या होती है और उसकी ज़रूरत क्या होती है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है. 3 मार्क्स के लिए अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा. अ प्रोसेस वेयर डीएनए मॉलिक्यूल produces 2 similar copies of itself in a reproducing cell. अब डीएनए कॉपिंग क्या होती है, डीएनए की मॉलिक्यूल 2 सिमिलर डीएनए मॉलिक्यूल में स्प्लिट हो जाता है, उसी को बोलते हैं डीएनए कॉपिंग. और इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, ट्रांसमिशन जो होता है कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, ये इसके वजह से होता है. और इट कॉजेज वेरिएशन इन द पॉपुलेशन. ठीक है. 12th क्वेश्चन, एक्सप्लेनिंग बडिंग इन हाइड्रा. Explain budding in hydra with the help of label diagram only. Label diagram only. तो नॉर्मल डायग्राम मत बना के आ जाना, लेबल डायग्राम बनाना है, यानी कि अच्छे से लेबल करना है. ठीक है. किस तरीके से एनसीईआरटी का आपको है 2 ही तो चीज़ लेबल करनी होती हैं. ये हाइड्रा है, पेरेंट बॉडी, इस तरीके से पेरेंट सेल आप लिख देना. यहाँ पे इमर्जिंग बर्ड या फिर डेवलपिंग बर्ड, ये होते हैं उसके टेंटिकल्स. और यहाँ पे इट सेपरेट्स फ्रॉम द पेरेंट बॉडी या फिर डिटैचेस फ्रॉम द पेरेंट बॉडी. बस इतना ही लिख दोगे आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा. और हाइड्रा ड्रॉ करने में लगता ही क्या है, 1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए इसको बनाने में. ठीक है. 14th क्वेश्चन, वी कैनॉट पास ऑन टू आवर प्रोजेनी द एक्सपीरियंसेस एंड क्वालिफिकेशन अर्न ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम. जस्टिफाई द स्टेटमेंट गिविंग रीजन एंड एग्जाम्पल. अब आपसे पूछा गया है हम अपने क्वालिटीज़ यानी कि हम अपने एजुकेशन स्टेटस क्वालिफिकेशंस को नेक्स्ट पास नहीं कर सकते प्रोजेनी में. क्यों, अपने लाइफ टाइम में जो हमने अर्न किया है ये क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो होते हैं एक्वायर्ड ट्रेड्स जो कि एक ह्यूमन इन्वायरमेंट से सीखता है, अपनी लाइफ टाइम में अचीव करता है. तो उसे क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड ट्रेड्स. इनहेरिटेड तो नहीं होते ना वो. सो एक्वायरिंग नॉलेज स्किल इन वन्स लाइफ टाइम सच एज लर्निंग डांस, म्यूजिक, फिजिकल फिटनेस और एनी अदर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्वायर्ड ट्रेड्स. ठीक है. इसमें से आप कोई 2 भी लिख सकते हो. और इसका रीज़न क्या है, सच कैरेक्टर्स एक्सपीरियंस एक्वायर्ड ड्यूरिंग वंस लाइफ टाइम डू नॉट ब्रिंग एनी चेंज इन द डीएनए ऑफ द रिप्रोड्यूसिंग सेल. ओनली जर्म सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग ऑन द कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द प्रोजेनी. क्लियर. बस यही लिखना है. 15th क्वेश्चन है, प्लेनेरिया, इंसेक्ट्स, ऑक्टोपस एंड वर्टिब्रेट्स ऑल हैव आइज. समझ में आ गया. कैन वी हैव ग्रुप ऑफ आइज ऑफ दीज एनिमल्स टुगेदर टू एस्टैब्लिश अ कॉमन एवोल्यूशनरी ऑरिजिन. जस्टिफाई योर आंसर. अब ये जो है ये दोनों क्वेश्चन आपके इवोल्यूशन से हैं जो कि इस साल डिलीटेड हो गया. तो अगर आपको नहीं पढ़ना है तो आप ये स्किप कर सकते हो, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ. ओके. नो, द स्ट्रक्चर ऑफ आई इन ईच ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज डिफरेंट. स्ट्रक्चर ऑफ आई जो होता है उन सब में डिफरेंट होता है, तो एक ग्रुप में नहीं डाल सकते. और दूसरा है, बर्ड्स हैव इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स, स्टेट द एविडेंस टू प्रूव द स्टेटमेंट. यहाँ पे देखो कैसे फॉसिल्स जो थे डायनासोर के, हमें वो किसकी तरह दिखते थे, इम्प्रिंट्स दिखते थे, उनमें फेदर थे और बोन्स थे. जिस तरीके से उनके पूरी बॉडी थी, किस शेप में थी, वो ऐसा ही सेम हमें दिखता है एडेप्टेड फीचर्स के साथ, फेदर के साथ. एक बर्ड दिखती है जो सेम टू सेम एज सेम डायनासोर की तरह है. राइट. तो पिछले जैसे थे पिछले जनरेशन में बहुत ज़्यादा पहले, उसी तरीके से हमें दिखता है, अडेप्ट होके उसी जनरेशन में बर्ड आई है. ठीक है. तो इस तरीके से ही बोला है. 16th क्वेश्चन, टू कंस्ट्रक्ट अ रे डायग्राम वी यूज़. ये इम्पॉर्टेंट है इस साल, ये इम्पॉर्टेंट है इस साल. अगर आ सकता है तो मैं कहूँ इसका 60% चांस है इस साल आने का. To construct a ray diagram, we use 2 rays of light which are so chosen that it is easy to determine their direction after reflection from the mirror. Choose these 2 rays and state the path of these rays after reflection from a concave mirror. अब आपको 2 रे दी गई होंगी और आपको उसको अच्छे से बनानी है, क्या उसके बाद वो कैसी रिफ्लेक्शन करेगा. और आपको 2 इस तरीके से एक न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है. ठीक है. इसे सॉल्व करने के लिए आप एक रे पैरेलल लोगे प्रिंसिपल एक्सिस से. ये सारे रूल्स हैं. ठीक है. और फिर क्या होगा, वो प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा. फिर अगर एक रे प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा. फिर अगर एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो वो रिट्रेसेस इट पाथ होगा. उसके बाद
जो ऑब्लिकली आएगा प्रिंसिपल एक्सिस में पोल की तरफ, तो उतने ही डिग्री पे वो वापस से रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, ये देखो अगर कोई पोल पे आता है इस तरीके से तो उतने ही डिग्री पे वो रिफ्लेक्ट करता है। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखने के बाद अब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है जो कि इधर दिया हुआ है। Use these two rays to find the nature and position of the image of an object placed at distance of 15 cm from a concave mirror of focal length 10 cm. ओके, ड्रॉ करने के लिए बोला है, तो ये हो गया हमारा 15 cm, फोकल लेंथ 10 cm। इस तरीके से रेज जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो कहाँ से पास करेगी? फोकस से पास करेगी। ये देखो इस तरीके से फोकस से पास करेगी एंड देन अगेन सी से रिट्रेस इट पाथ, यानी कि इमेज कहाँ बनेगी? एक सेकेंड, इधर बी पे बनेगी, राइट। यहाँ पे देखो ये है इमेज, यहाँ पे बन रही है। तो इस तरीके से डायग्राम बना देना, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने वाली चीज़ें नहीं थी। जस्ट आपको इनमें से कोई 2 पॉइंट्स लिख देने थे और ये डायग्राम बना देना था, हो गया। 17th क्वेश्चन पूछा गया है, विद द हेल्प ऑफ अ लेबल डायग्राम एक्सप्लेन व्हाई द सन अपीयर्स रेडिश एट द सनराइज एंड द सनसेट। अब आपको एक लेबल डायग्राम से समझाना है कि सन जो है वो शाम के टाइम में सनसेट यानी कि और सुबह सनराइज के टाइम में क्यों रेडिश दिखता है, राइट। तो उसका कारण है स्लैंट पोजीशन पे रहता है। ये देखो ये जो ऑब्जर्वर है यहाँ पे, ये सन को ऊपर से देखता है बट इट अपीयर्स रेडिश। वाई? बिकॉज लाइट फ्रॉम द सन जो होता है ना वो धीरे से पहुँचता है। जब अर्थ इस तरीके से अर्थ होता है और सन सपोज इधर रहता है, ओके, सो यहाँ पे ऑब्जर्वर है तो ये स्लैंट पोजीशन में पहुँचेगा और इट हैज़ टू ट्रैवल वेरी मच। तो जब ये ट्रैवल करता है ना तो रेड कलर जिसकी वेवलेंथ डिफरेंट होती है, ब्लू कलर क्या होता है, इट स्कैटर्स अवे और रेड कलर सबसे पहले पहुँचता है। ठीक है, सो लाइट फ्रॉम द सन नियर द हॉरिजन passes थ्रू अ thicker layer of air and longer distance. Most of the blue light and shorter wavelength of sunlight are scattered away by the particles, and light of larger wavelength such as red gives us the reddish appearance. तो इस तरीके से ब्लू कलर जो होता है वो स्कैटर हो जाता है और रेड कलर हमारे आइस तक पहुंचता है, इसीलिए हमें पहले रेडिश दिखता है। क्लियर? 18th क्वेश्चन है, आफ्टर द एग्जामिनेशन राकेश अपने फ्रेंड्स के साथ पिकनिक पे गया एक नियर बाय पार्क में। उसके फ्रेंड्स ने कुक्ड फूड पैक्ड इन प्लास्टिक और प्लास्टिक कैंस में लाया और उसके बाद खाने के बाद उन्होंने लेफ़्ट ओवर फूड को कलेक्ट किया, प्लास्टिक बैग्स को कलेक्ट किया और उन्हें डिस्पोज करने की सोचा बाय बर्निंग। Rakesh immediately checked them and suggested to segregate the leftover food and pieces of food from the plastic materials and respectively dispose them off separately in the green and red dustbin in the corner of the park. अब आपसे पूछा गया है इतनी बड़ी कहानी देके कि in your opinion is burning plastic an eco-friendly method of waste disposal? Why? State the advantage of method suggested by Rakesh. तो अब प्लास्टिक जलाना क्या आपको लगता है इको फ्रेंडली है? सो नहीं, बिल्कुल नहीं। और जो क्यों ऐसा आपको बताना है क्यों, और एडवांटेज क्या हुआ राकेश का इस तरीके से उसे सेग्रीगेट यानी कि डिस्पोज करने के लिए। तो उसका आंसर है नो इट पल्यूट्स एयर। फर्स्ट का ये देखो, नो इट पल्यूट्स एयर। और हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट इन मेंटेनिंग द पार्क्स? ओके, ये तो आपका केस बेस्ड। सो यहाँ पे एडवांटेज क्या था उसका? सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट इनटू बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एट द इनिशियल स्टेज ऑफ डिस्पोजल सेव्स टाइम एंड एनर्जी। अब आप उसे जलाते तो क्या होता? पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता, तो ये तो सही मेथड नहीं है। और अगर आपको ऐसे जैसे राकेश ने किया तो उसका एडवांटेज क्या था? वो नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल को अलग अलग कर रहा है, यानी कि सेव टाइम सेव एनर्जी, दोनों चीज़ एक साथ हो रही है। और जो आपका केस बेस्ड क्वेश्चन था वो बाय पुटिंग वेस्ट इन प्रॉपर डस्टबिन्स। क्लियर? 19th क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई कार्बन फॉर्म्स कंपाउंड्स मेनली बाय कोवेलेंट बॉन्ड, और explain in brief 2 main reasons for carbon forming a large number of compounds: catenation, tetravalency. Why does carbon form strong bonds with most other elements? आंसर आपका देखो, कार्बन को क्या होता है, 4 एटम्स होते हैं उसके शेल में, ठीक है। इट हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट आउटर मोस्ट शेल, और उसे या तो 4 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे
या तो उसे 4 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे स्टेबल होने के लिए। तो अब उन 4 इलेक्ट्रॉन देने के लिए उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ठीक है। या तो उसे 4 इलेक्ट्रॉन देने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी और लेने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो उसे लगता है कि इन सब चीज़ों को करने के बजाय शेयर करते हैं। तो इस तरीके से कैटेनेशन और टेट्रावैलेंसी की एबिलिटी है कार्बन में। इसकी वजह से वो क्या करता है, इट इज़ कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विथ 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन और एटम्स ऑफ एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन एक्सेट्रा। इन सब एटम के साथ वो क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है बॉन्ड। और रीज़न क्या है इसका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनने का, क्योंकि कार्बन जो होता है वो बहुत ही स्मॉल साइज होता है और इट एनेबल्स द न्यूक्लियस टू होल्ड ऑन द शेयर पेयर विथ इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली। अब जितने नज़दीक उसका शेल होगा और न्यूक्लियस होगा उतना ही उस पर फोर्स लगेगा, न्यूक्लियस उतना ही फोर्स एक्सर्ट करेगा कि मत जाओ तुम, राइट। तो इस तरीके से वो पकड़ के रखता है जितने भी बॉन्ड्स उसने फॉर्म किए होते हैं, इसीलिए वो क्या बनते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनते हैं। क्लियर। अब 20 में अच्छा आपको यहाँ पे फंक्शन देना है इन सब चीज़ों का। और हाउ डज द एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट, यहाँ पे इसका आंसर है, देखो ये क्या होता है, इस ओवरी का होता है प्रोडक्शन ऑफ फीमेल हार्मोन यानी कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन एंड प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गेमीट। ओविडक्ट का है ट्रांसफर ऑफ फीमेल गेमीट टू दी ओवरी एंड साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। यूट्रस इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट या फिर एम्ब्रियो एंड नरिशमेंट ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो। ना प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा एक स्पेशल डिस्क होता है टिश्यू जो कि मदर्स के यूट्राइन वॉल पे होता है और इट इज़ कनेक्टेड टू दी fetus, and placenta provides a large surface area for glucose and oxygen nutrients from the mother's blood to the embryo। ठीक है, आगे चले। How many pairs of chromosomes are present in human beings, and out of these how many are sex chromosomes? How many types of sex chromosomes are found in human beings? ये दो क्वेश्चन आपको है, एक ये क्वेश्चन है एक ये क्वेश्चन है, तो दोनों का आंसर है 23 pairs of chromosomes, 1 pair, 2 types। और फ्लो चार्ट अगर आपको बनाना हो, बट यहाँ पे मुझे नहीं इधर दिखा था फ्लो चार्ट, मैंने हटा दिया। इस तरीके से आप बना सकते हो ना, इधर या तो यहाँ पे एक्स ऐसे करके आप बना सकते हो, ठीक है, मैंने आपके लिए बना दिया। ओके, जस्टिफिकेशन देना था आपको सेकंड क्वेश्चन का। यहाँ पे एक न्यूबॉर्न चाइल्ड का एक मैटर ऑफ चांस होता है और नन ऑफ द पेरेंट्स में बी कंसिडर्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो आपको बताना है क्यों, क्योंकि यहाँ पे फीमेल का तो सेम रहता है, राइट, एक्स, बट मेल का अलग होता है। तो ये डिपेंड करता है फादर पे, ठीक है। वुमेन प्रोड्यूस ओनली 1 टाइप ऑफ ओवम कैरिंग एक्स क्रोमोसोम्स एंड मेल प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ gametes like X and Y in equal proportions. So the sex of the child is matter of chance depending upon the type of sperm fertilizing the ovum. Clear? 22 यहाँ पे है state the laws of refraction of light and explain the term absolute refractive index of a medium and write an expression to relate it with the speed of light in vacuum। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लॉज पता होने चाहिए, 5 नंबर के लिए दे दिया है। एंड एक्सप्लेन द टर्म एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम क्या होता है और इसके एक्सप्रेशंस लिख दो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के। ये देखो, statement laws of refraction, when a light ray travels from vacuum to the air in the given medium, then ratio of sin I to sin R is called absolute refractive index। इस तरीके से आपको साइन आई इज इक्वल टू साइन आर कॉन्स्टेंट होता है फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड अ पर्टिकुलर वेवलेंथ। ये आपको क्या दिया हुआ है, ये एक लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन दिया जो कि है स्नेल्स लॉ। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। पर्टिकुलर मीडियम जो आपको दिया हुआ है वो होता है और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से कंपेयर किया जाता है, ठीक है। दूसरे में आपको न्यूमेरिकल दिया है। अब मैं कहूँ कि इन सब चीज़ों का आने का कितना चांसेस है, तो आप रख लो 80% चांस आएगा ही आएगा रिफ्रैक्शन से न्यूमेरिकल। सो द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, ओके, 2 मीडिया A and B are 2.0 यानी कि 2 and 1.5 respectively if the speed of light in medium B is 2 into 10 to the power 8 meters per second। calculate the speed of light in vacuum and medium A। ओके, यहाँ पे आपको दिया हुआ है तीनों वैल्यूज़ आपको लिख लेनी है, फॉर्मूला लगाना है और मल्टीप्लाई करके आपको ये आ जाएगा क्या,
स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। एंड देन सेकेंड इस तरीके से आपका आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए। मीडियम ए का यहाँ पे था, यहाँ पे मीडियम बी का था, और ये आपका वैक्यूम का। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? 23rd, a convex lens can form a magnified erect as well as magnified inverted image of an object placed in front of it. अब आपको एक क्वालिटी बताया गया है कॉन्वेक्स लेंस का, आपको बनाना है रे डायग्राम इसको जस्टिफाई करते हुए और पोजीशन भी सही करनी है। तो इस तरीके से पहले तो आपको यहाँ पे दिखाना है बिटवीन फोकल लेंथ एज वेल एज ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हुए जब आप रेस पास करोगे तो आपको इस तरीके से मैग्नीफाइड इमेज जो मिलेगा वो भी इन्वर्टेड रियल इमेज बनेगा। ठीक है, बिटवीन F एंड 2F ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। और जब आप ये बिटवीन F एंड 2F रखोगे इस तरीके से तो आपको क्या बनेगा, मैग्नीफाइड वर्स एंड इन्वर्टेड इमेज मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा था, रियल मिल रहा था, इरेक्ट मिल रहा था, और आपको क्या मिल रहा था, सॉरी वर्चुअल मिल रहा था और इरेक्ट मिल रहा था, और यहाँ पे आपको मिल रहा है रियल एज वेल एज इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, और एक आपको दिया हुआ है एक ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट 4 सेंटीमीटर है, डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, फ्रॉम द फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। आपको लेंस फॉर्मूला लगा के इमेज ढूंढना है। तो हमेशा याद रखना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा हम नेगेटिव लेते हैं, चाहे वो कॉनकेव कॉन्वेक्स कुछ भी दिया हो। F पॉजिटिव रहेगा इसमें, V हमें ढूंढना है, यानी कि इमेज डिस्टेंस ढूंढना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें पता है। इस तरीके से लेंस फॉर्मूला लगाते हुए जब आप वैल्यूज पुट करोगे इस तरीके से आएगा आंसर आपका V = +20 सेंटीमीटर। क्लियर? आगे बढ़े। 24th, a student is unable to see clearly the words written on the blackboard placed at a distance of approximately 4 meters from him. Name the defect of vision of the boy is suffering from. Explain the method of correcting the defect. अब क्या ये डिफेक्ट है, ये है मायोपिया, और इसका करेक्शन क्या है, कॉनकेव लेंस देना है आपको एक सूटेबल पावर का। ठीक है, तो अगर वो ब्लैक बोर्ड नहीं देख पा रही है इसका मतलब उसके जो लाइट रेज हैं वो पहले ही बन जाते हैं, यानी कि डिफेक्ट उसको मायोपिया है, करेक्शन उसको कॉनकेव लेंस लगा के होगा। इस तरीके से जब आप कॉनकेव लेंस लगाओगे तो वो क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है थोड़ा इस तरीके से, और फिर जब वो होता है वो रेटिना पे इमेज बन जाती है। लेबल डायग्राम आप इस तरीके से कर सकते हो, लाइट रेज है, ये आई लेंस है, रेटिना है, इमेज यहाँ पे बनी है इस तरीके से, यहाँ पे भी इमेज, रेटिना, आई लेंस, कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, कॉनकेव लेंस। इस तरीके से आप लेबल कर दोगे तो आपको ह्यूमन आई का डायग्राम परफेक्टली आ जाएगा। क्लियर? अ स्टूडेंट प्रिपेयर 20% ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन अ बीकर, यानी कि NaOH का 20% सोल्यूशन उसने बीकर में प्रिपेयर किया टू स्टडी सपोनिफिकेशन रिएक्शन एंड सम ऑब्जर्वेशन रिलेटेड टू दिस आर गिवन बिलो। पहला, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू। दूसरा, सोडियम हाइड्रोक्साइड readily dissolves in water. तीसरा, the beaker containing solution appears cold when touched from outside. And चौथा, the blue litmus paper turns red when dipped into the solution. अब ये जो है आपको बताना है इसके करेक्ट ऑब्जर्वेशंस क्या है। तो देखो, सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है टर्न रेड लिटमस ब्लू, यहाँ पे जो ब्लू है ये एकदम सही है, रेड लिटमस से ब्लू लिटमस बन जाता है। और सेकेंड वाला भी स्टेटमेंट सही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व हो जाता है वाटर में, और ये नहीं होगा, द ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड व्हेन डिप्ड इनटू द सॉल्यूशन, यानी कि रेड हो जाता है। तो आंसर क्या होना चाहिए आपका 1, 2 एंड 4, यानी कि ए ऑप्शन। ओके, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 1, 2 एंड 4। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हार्ड वाटर अवेलेबल नहीं है एक एक्सपेरिमेंट के लिए। अब आपको बताना है कुछ सॉल्ट्स आपको दिए हुए हैं, अब इनमें से किनको आप लोगे और हार्ड वाटर बनाओगे। तो आपको पता होना चाहिए हार्ड वाटर में क्या होता है, सल्फोनेट सॉल्ट्स होते हैं, और इस तरीके से आपको देखना है और बताना है। ठीक है, तो क्या क्या होता है, सबसे पहले सोडियम क्लोराइड नहीं, सोडियम सल्फेट, हाँ सोडियम सल्फेट होता है, सो सेकेंड वन हमारा होगा। ठीक है, मैं मार्क कर देती हूँ, सेकेंड वन हमारा होगा। उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड नहीं, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट होता है हमारा।
उसके बाद पोटेशियम क्लोराइड नहीं, पोटेशियम से कोई लेना देना ही नहीं है। मैग्नीशियम सल्फेट हाँ होता है, यानी कि सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ, सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ, यहाँ डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ। अब आपको देखो यहाँ पे एमसीक्यू लास्ट में दिए हुए हैं, ये उस टाइम का पैटर्न था, बट आपको अभी एमसीक्यू पहले मिलेंगे, ठीक है। ये आपको आ सकता है इस साल, पार्ट्स ऑफ एन एम्ब्रियो, जो कि आपने डाइकॉट सीड एम्ब्रियो एक्सपेरिमेंट भी किया होगा बायोलॉजी लैब में, तो इस तरीके से आपको दिया हुआ है। अब आपको बताना है एक्चुअल पार्ट क्या है एम्ब्रियो के, क्या होते हैं, प्लीम्यूल, रेडिकल एंड कॉटलेडन, ठीक है। ये तीनों पार्ट आपके होते हैं एक्चुअल पार्ट्स ऑफ द एम्ब्रियो। प्लीम्यूल क्या होता है आपका फ्यूचर शूट, कॉटलेडन होता है आपका फूड स्टोर एंड रेडिकल होता है फ्यूचर रूट। तो 2, 3 एंड 4 यानी कि आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये याद रखना, ठीक है। स्टडी द फॉलोइंग डायग्राम एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द डिवाइस एक्स। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है एक बोर्ड है जहाँ से लाइट रेज आ रही है और ये इसे यहाँ पे दे रहा है, यानी कि कन्वर्ज कर रहा है। इन दोनों का दूरी जो है वो 12 सेंटीमीटर है। तो अब आपको बताया जा रहा है डिवाइस एक्स क्या है। ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉनकेव मिरर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसका 12 है। ये एक कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ 6 है। एक डिवाइस एक कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ 12 है, या फिर ये कॉन्वेक्स मिरर है जिसका फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। आंसर देखो यहाँ पे, ये पहले आपको दिख रहा है 12 सेंटीमीटर की दूरी है, यानी कि इसका फोकल लेंथ कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। कंफर्म, क्लियर। अब आपको चूज़ करना है क्या है, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। तो अब आपको सीधे सीधे दिख रहा है यहाँ पे कि ये दूर से लाइट रेज आ रही है और एक जगह पे कन्वर्ज हो रही है। अब कन्वर्ज का काम किसका होता है, कॉनकेव का होता है, ठीक है। कॉनकेव मिरर का होता है, तो यानी कि डिवाइस एक्स इज अ कॉनकेव मिरर जिसकी फोकल लेंथ है 12 सेंटीमीटर, यानी कि सी ऑप्शन सही आंसर होगा हमारा। ये आपका आंसर हो जाएगा, बाकी सब नहीं होंगे तो इसे हटा दो। सो सी इज़ द राइट ऑप्शन, डिवाइस एक्स इज़ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन था बट फिर भी अच्छा था, ठीक है। A student has obtained a point image of a distance object using given convex lens. To find the focal length of the lens, he should measure the distance between the। अब आपको बताना है कि एक स्टूडेंट को पॉइंट साइज इमेज चाहिए, एक दूर की ऑब्जेक्ट की, मान लेते हैं सन की, ठीक है, कॉनकेव मिरर लगा के। तो फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, ही शुड मेजर द डिस्टेंस बिटवीन। किस चीज़ का डिस्टेंस उसको नापना चाहिए, अगर उसके पास एक लेंस है और एक बोर्ड है जिस पे वो इमेज लाएगा। तो अब आपका आंसर होना चाहिए, देखो यहाँ पे आपका कॉन्वेक्स लेंस है, इस तरीके से आएगा। तो आपको क्या पता लगना चाहिए, स्क्रीन और लेंस का डिस्टेंस। क्यों, क्योंकि इससे आपको क्या पता चलेगा, इमेज डिस्टेंस पता चलेगा। ये तो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है इन्फिनिटी पे, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको क्या चाहिए, इमेज चाहिए, कैसा, पॉइंट साइज इमेज चाहिए। तो अब जब आपको इमेज चाहिए तो आपको किसके बीच में डिस्टेंस निकालना होगा, यस एग्जैक्टली, लेंस एंड द स्क्रीन ओनली। जब आप लेंस और स्क्रीन के बीच में का डिस्टेंस निकालोगे तब आपका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, लेंस एंड स्क्रीन ओनली। Four students P, Q, R and S trace the path of ray light passing through a glass slab for an angle of incidence 40 degree and measure the angle of refraction. The values measured them were 18 degree, 22 degree, 25 and 30 degree respectively. The student who has performed the experiment methodically is। अच्छे से मेथड से किसने किया है, तो अब देखो, अब आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, ये कॉन्सेप्ट सॉल्व होगा आपका स्नेल्स लॉ की मदद से, यानी कि साइन आई बाय साइन आर, ये वाला आपको वैल्यू लगाना पड़ेगा और फिर जो आंसर आएगा वही स्टूडेंट सही है। यानी कि आपका यहाँ पे कौन हो जाएगा, आर स्टूडेंट जो है उसने मेथोडिकली पूरा अपना कंप्लीट किया है असाइनमेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 40 डिग्री होगा तो और आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मेजर करना होगा तो आंसर होगा आर, यानी कि आर ने ही सही एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है। आगे चले। After tracing the path of ray of light through a glass prism, the student marked the angle of incidence। ये सारे मार्क किए हैं। अब आपको बताना है करेक्टली मार्क्ड एंगल कौन सा है। तो यहाँ पे देखो, अब आपको बताना है करेक्टली मार्क्ड एंगल कौन सा है। ये देखो यहाँ पे एंगल आई सही मार्क्ड है,
ये वाला सही है। उसके बाद एंगल ऑफ डिवीजन नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो नहीं, ये भी नहीं, गलत है। यानी कि ई सही है। तो क्या होगा आपका आंसर, एंगल आई आपका सही है यहाँ पे और एंगल ई आपका यहाँ पे सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस सही है आपका आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। Okay, let's do observations which you can make when you add a pinch of sodium hydrogen carbonate यानी कि sodium bicarbonate to acetic acid in a test tube. Write the chemical equation for the reaction that occurs. मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिख दी है। जब आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड के साथ मिक्स करते हो तो आपको मिलता है सोडियम एसिटेट प्लस CO2 प्लस H2O। ओके, पहला पार्ट तो आपका हो गया। और आपको ऑब्जर्वेशन बताना है, तो दो ऑब्जर्वेशन क्या होगी, ब्रिस्क एफोवेसेंस एंड एवोल्यूशन ऑफ कलरलेस एज वेल एज ओडोलेस गैस। अब जो आपको पता होना चाहिए, CO2 जो होता है वो आपका कलरलेस और ओडोलेस गैस होता है, यानी कि उसकी कोई स्मेल नहीं होती, कोई कलर नहीं होता। और ये इसमें क्या आएगा, ब्रिस्क एफोवेसेंस आएगा। क्लियर। Physics का क्वेश्चन है, टू फाइंड द इमेज डिस्टेंस फॉर वेयरिंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अ स्टूडेंट को मिलता है एक शार्प इमेज ऑफ अ ब्राइट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड वेरी फार फ्रॉम द लेंस। ही ग्रेजुअली मूव्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द लेंस एंड फोकसेस द इमेज ऑन द स्क्रीन। तो आपको बताना इन विच डायरेक्शन टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द लेंस डज ही मूव टू स्क्रीन टू द फोकस द ऑब्जेक्ट। अब आपसे पूछा गया है कि इमेज डिस्टेंस हर एक टाइम बदलता है ऑब्जेक्ट को अगर आप बदलोगे तो, पर यहाँ पे क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस लेके बच्चा स्क्रीन पे शार्प इमेज चाहिए उससे और वो फिक्स कर रहा है यानी कि फोकस कर रहा है। तो अब आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो किस तरीके से वो घुमाए इमेज और स्क्रीन को, लेंस और स्क्रीन को, ताकि उसकी परफेक्ट शार्प इमेज आए। तो कौन सी डायरेक्शन में उसे घुमाना चाहिए, तो सबसे पहले उसे अवे फ्रॉम द लेंस करना चाहिए, यानी कि जब वो लेंस से थोड़ा दूर करेगा ना उसको, तो वो आराम से फोकस कर पाएगा उस इमेज को और ले पाएगा शार्प इमेज। बी है आपका, व्हाट हैपन्स टू द साइज ऑफ इमेज, क्या वो बढ़ती है या घटती है। तो आंसर आपका बढ़ती है। क्यों, क्योंकि आप दूर कर रहे हो ना, तो और ज़्यादा बड़ी इमेज होगी, मैग्नीफाइड इमेज आपको आएगी। ठीक है। सी, what happened when he moves the object very close to the lens? No image on the screen. Of course कोई इमेज नहीं आएगी। जब आप उसे दूर करते हो तो आपको बड़ी इमेज दिखती है, और जब आप धीरे धीरे पास आओगे उससे तो क्या कोई भी स्क्रीन पे इमेज नहीं बनेगी, यानी कि आपका कोई भी इमेज नहीं बनने वाला स्क्रीन पे, तो ये नॉर्मल रहेगा, यानी कि नहीं बन पाएगा। ठीक है, क्लियर। बस दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको इसी तरीके से हमारी वीडियोस चाहिए, यानी कि बोर्ड से रिलेटेड बहुत सारे हमने अभी लॉन्च किया है, बहुत सारे सीन रहे हैं वीडियोस के, तो अगर आपको उन्हें प्रैक्टिस करना है, अपने सेट्स लगाने हैं, सारे सब्जेक्ट के आने वाले हैं बहुत ही जल्दी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एज वेल एज शेयर एंड कमेंट अस। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ कमेंट, आई विल बी फोकसिंग ऑन योर क्वेश्चंस एंड आई विल बी आंसरिंग। So thank you guys, that's all for today, bye bye.